विकास चैप्टर को पढ़े थे, उसमें हमने 2-3 शीर्षक को डील किया था। पहला विकास क्या है, दूसरा शीर्षक आपका था विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, और तीसरा शीर्षक हम लोगों ने पढ़ा था आय और अन्य लक्ष्य। आज हम लोग राष्ट्रीय विकास, चौथा पॉइंट उसी में आगे बढ़िए आपका आएगा राष्ट्रीय विकास। तो जिस प्रकार आप लोगों ने देखा था कल कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति का जो विकास का मायने होता है वो अलग अलग होता है। किसी के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। दो व्यक्तियों के लक्ष्य या विकास में प्रतिरोध भी हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम राष्ट्रीय विकास की चर्चा करें तो फिर से हमको पीछे जाना पड़ेगा कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास के मायने भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। सारे व्यक्तियों का राष्ट्रीय विकास का मायना एक समान नहीं हो सकता। अगर हम किसी व्यक्ति को पूछें कि आपके लिए राष्ट्रीय विकास का क्या मायने हैं, तो हर व्यक्ति अपना अलग अलग लक्ष्य या अलग अलग सिद्धांत देगा। आप अपने ही वर्ग का एक उदाहरण ले सकते हैं। वर्ग में विभिन्न छात्र अध्ययनरत होते हैं, उनमें लंबाई, स्वास्थ्य, बुद्धि, खेल कूद का कौशल, वाद विवाद प्रतियोगिता, पिकनिक आदि मनाने के जो स्वभाव होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। सबके मायने अलग अलग होते हैं। तो हमें यह तय करना पड़ेगा उस क्लास में कि हम जो मापदंड तय कर रहे हैं वह किस आधार पर कर रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति वर्ग का है, वह सबसे तेज बुद्धि का हो सकता है, पढ़ने में सबसे तेज हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के रूप में या मित्रता के रूप में वह सबसे अच्छा नहीं हो सकता। उसी तरह से कोई छात्र स्वास्थ्य के दृष्टि से सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन पढ़ने में वह पीछे रह सकता है। तो हम क्लास में यह वर्ग में यह तय करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस आधार पर छात्रों का विकास देखना चाहते हैं, उसके आधार पर हमको कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। उसी तरह से राष्ट्रीय विकास के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय आय, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के आय भिन्न भिन्न होते हैं। किसी देश में वर्ष भर में कितना आय प्राप्त हुआ उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसको उस देश के तुलना में जहां का राष्ट्रीय आय कम है विकसित माना जाए। यदि राष्ट्रीय आय ज्यादा है तो वह देश विकसित है, और राष्ट्रीय आय कम है तो वह अविकसित है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय के आधार पर हम राष्ट्रीय विकास की गणना कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय को ही अगर हम केवल आधार मानते हैं तो यह राष्ट्रीय विकास को सही सही मामले में नहीं दिखाता है।
क्योंकि वहां पर हर देश की जनसंख्या पर जब हम ध्यान देते हैं तो सभी देशों की जनसंख्या समान नहीं है। कोई देश का क्षेत्रफल अधिक है तो वहां जनसंख्या कम है, किसी देश का क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में अगर केवल हम राष्ट्रीय आय की गणना करके राष्ट्रीय विकास देखना चाहेंगे तो वो सही मापदंड नहीं होगा। तो दूसरा आधार हम लोग लेते हैं औसत आय। औसत आय, इसको हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय। तो औसत आय के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या राष्ट्रीय विकास की गणना करते हैं। औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय जो निकलता है राष्ट्र के आय में से वहां की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही औसत आय या प्रति व्यक्ति आय है। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो यह मान लिया जाता है कि वहां का हर व्यक्ति का क्रय करने की क्षमता, वस्तुओं के उपभोग करने की क्षमता अधिक होती है। और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय यानी कि औसत आय कम होता है वहां के लोग अपने उपभोग की वस्तुओं को क्रय करने में उतना सामर्थ्य नहीं होता है जितना कि दूसरे अधिक आय वाले देशों में होता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश का औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वह देश विकसित माना जाएगा, और यदि प्रति व्यक्ति आय कम है तो वह देश अविकसित माना जाएगा। इस श्रेणी में अगर हम भारत की तुलना करते हैं तो भारत न तो विकसित देश है न अविकसित है, यह विकासशील है। इसमें एक डाटा दिया है आपका बुक में कि 2012 में विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट तैयार किया था औसत आय के आधार। इसमें 2010 में प्रति व्यक्ति आय को आधार माना था। इसमें दिखाया गया था कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 2010 में US डॉलर 12,276 है यानी प्रति व्यक्ति है, वह देश विकसित है। परंतु वैसे देश जहां का 2010 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 1005 US डॉलर था, उसको अविकसित श्रेणी में माना गया। चूंकि भारत का 2010 में प्रति व्यक्ति आय 1360.4 US डॉलर प्रति व्यक्ति था, अतः भारत को विकासशील श्रेणी में रखा गया, यानी कि विकासशील देश। भारत न तो विकसित है न अविकसित है, वह विकासशील है, विकसित होने के श्रेणी में अग्रपथ। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास क्या है। तो राष्ट्रीय विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। दो व्यक्तियों के मतों में परस्पर विरोध भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय विकास की गणना हम राष्ट्रीय आय के आधार पर करते हैं, परंतु राष्ट्रीय आय से भी ज्यादा अच्छा औसत आय या प्रति व्यक्ति आय होता है, जो हमें यह बताता है कि कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा राष्ट्र अविकसित है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है
पेज नंबर 9 में, 8 है कि 9? 9। इसमें दिखाया गया है 2 देश की तुलना की गई। एक देश क है और दूसरा है देश ख। इसमें 5 व्यक्तियों का आय दिखाया गया है। $9,500, $10,500, $9,800, $10,000, $10,200। हमें दिया है 500, 500, 500, 500 और 48,000। इस तालिका में यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि देश क के 5 व्यक्तियों का आय कैसा है और ख के 5 व्यक्तियों का आय कैसा है। अगर कोई व्यक्ति देश क में निवास करता है तो अगर वहां 5 ही नागरिक हैं तो प्रथम नागरिक का आय 9,500, द्वितीय नागरिक की आय 10,500, तृतीय नागरिक की आय 9,800, चतुर्थ नागरिक की आय 10,000, पंचम नागरिक की आय 10,200। इसका हम औसत आय निकालते हैं, प्रति व्यक्ति औसत आय तो आता है 10,000। दूसरा देश ख है जिसमें 5 भी नागरिक उसी तरह से रहते हैं, या मान लेना है आपको। ख देश का प्रथम नागरिक 500 रुपया, दूसरे का 500, तीसरे का 500, चौथे का 500 और 5वें का 48,000। इसका भी अगर हम औसत आय निकालते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, तो इसका भी 10,000 आता है। तो अब यहां ये आपको देखना है कि केवल औसत आय या प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो राष्ट्रीय विकास का सही मापदंड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप किस देश का नागरिक बनना चाहते हो, देश क का या ख का, तो निश्चित रूप से आप में से अधिकतर लोग यह चाहेंगे कि मैं देश क का नागरिक बनूं, क्योंकि यहाँ जो औसत आय 10,000 है, यहाँ प्रति व्यक्ति अगर इस देश में कोई रहेगा तो कम से कम 9,500 से कम उसको आय प्राप्त नहीं। अगर आपका भाग्य खराब भी हो जाए, आप प्रथम नागरिक बने तो 9,500, अगर द्वितीय नागरिक बन जाते हैं तो 10,500, तृतीय नागरिक बनते हैं तो 9,800, चतुर्थ में 10,000 और पंचम में 10,200। कुल मिलाकर हम देखें तो प्रति व्यक्ति औसत आय में बहुत कम अंतर है। आप यहाँ किसी भी नागरिक पद पर पहुंच जाए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो आपको 9,500 से कम तो नहीं मिलेगा। परंतु यदि देश ख का आप नागरिक बनना को तैयार हो जाए तो यहाँ 4 व्यक्तियों की आय बिल्कुल निम्न है, 500, 500, 500। केवल पंचम व्यक्ति की आय सबसे ज्यादा है 48,000। तो देश ख में कोई व्यक्ति तब भी रहना चाहेगा जब देश ख का पंचम नागरिक वह बने, क्योंकि अब सबसे ज्यादा आय वाला व्यक्ति।
1 से 4 तक सबकी आय बहुत निम्न है, एकदम गरीबी में जी रहा है। तो अगर लॉटरी के आधार पर तय किया जाएगा कि भैया देश ख में आपको भेजते हैं और लॉटरी के आधार पर निकालते हैं कि तुम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम कौन सा नागरिक बनोगे, तो निश्चित रूप से आप इसको लेने से मना कर देंगे, क्योंकि लॉटरी में कोई जरूरी नहीं है कि आप पंचम नागरिक ही बने। आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बन जाएंगे तो एकदम गरीबी में चले जाएंगे। और क में कोई भी नागरिक अगर बनता है तो औसत आय उसकी अच्छी रहती है। तो इस तरह से औसत आय के आधार पर भी राष्ट्रीय विकास का गणना करना उतना सुरक्षित नहीं होता है। फिर भी हम राष्ट्रीय आय को यानी प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय विकास का आधार मानते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय आधार विकास के आधार पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्रीय विकास की गणना की जाती है। अगला शीर्षक है आपका विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो अभी हमने जो राष्ट्रीय विकास के बारे में आपको बताया कि राष्ट्रीय विकास की गणना राष्ट्रीय आय या फिर औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करते हैं। यदि जो आपका राष्ट्रीय आय या औसत आय है, इसी में इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करते हैं। तो विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय ही सबसे उत्तम साधन है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ इसमें कुछ और बातें आ जाती हैं जिसके आधार पर हम राष्ट्रों की या राज्यों की तुलना कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय तो मेन है ही, जिसके आधार पर देख सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश अविकसित है और कौन सा देश विकासशील है। राज्यों के बारे में भी वही कर सकते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो वह राज्य ज्यादा विकसित है, प्रति व्यक्ति आय कम है तो वह कम विकसित है, यानी कि अभी विकास उसका नहीं हुआ है, अविकसित है। और अगर दोनों निम्न और उच्च आय के मध्यम वर्ग में आता है तो वह विकास। लेकिन केवल आय को, औसत आय को ही आधार मानकर देशों और राज्यों की तुलना करते हैं तो यह गलत होगा। इसके लिए कुछ और पॉइंट भी मिलाने पड़ेंगे हमको, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, इन अन्य चीजों को मिलाकर के अगर हम गणना करेंगे तो देशों और राज्यों की तुलना करने में हमको आसानी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय तो है ही अपने जगह पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। शिक्षा का अर्थ है कि वहां पर शिक्षा की स्थिति क्या है, किस देश या किस राज्य में शिक्षा औसत रूप से उच्च स्तर पर है। वहां प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने लोग शिक्षित हैं। बहुत से ऐसे राज्य या देश हैं जहां 100% शिक्षा प्राप्त मिलती है। तो जहां 100%
लोग शिक्षित हैं तो शिक्षा के मामले में वह सबसे उच्च स्थान पर चलेंगे। उसी तुलना में जो देश जितना पिछड़ा रहेगा शिक्षा के मामले में उसको हम अविकसित मानेंगे। उसी तरह से स्वास्थ्य, अगर लोगों में स्वास्थ्य अच्छा है तो वह देश के प्रति अच्छा काम करेगा, काम करने में समर्थ होगा, ताकत होगी उस देश के लोग, जनता वहां के ताकत होंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है वहां पर, प्रति व्यक्ति कितने लोगों में डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, हॉस्पिटल है, दवा की सुविधाएं हैं, ये सारी देखना पड़ेगा कि वहां पर कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है और लोग कितने स्वस्थ। अगर स्वस्थ नागरिक होंगे तो देश भी विकास करेगा, राज्य भी विकास करेगा। तो स्वास्थ्य की स्थिति पर भी ध्यान देना है। उसके बाद आती है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि एक वर्ष में किसी देश या राज्य में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से कितने मर जाते हैं और कितने अपने उम्र को जी करके अपने उत्पादन उम्र तक पहुंचते हैं, यानी कि वो पुनः अपने जैसे मानव को जन्म देने में समर्थ होते हैं। अगर किसी देश या राज्य का शिशु मृत्यु दर उच्च है, माने कि ज्यादा शिशु वहां मरते हैं, इसका मतलब है कि वहां प्रति व्यक्ति आय कम है, वहां शिक्षा का अभाव है, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इसलिए इन चीजों के अभाव के कारण वहां शिशु की मृत्यु अधिक हो रही है। इसका मतलब वहां वह देश या राज्य निश्चित रूप से अविकसित है। अगर किसी देश या राज्य में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वहां शिक्षा का प्रसार ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक हैं। अतः आय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर वहां के शिशु की मृत्यु बहुत कम हो रही है। अतः शिशु मृत्यु दर भी ये मापक है कि कौन सा देश या राज्य विकसित है और कौन सा अविकसित है। अतः विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना करने के लिए हमको प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर, इन सब बातों पर ध्यान देना है। इस तरह से हम भिन्न भिन्न देशों और राज्यों की तुलना कर सकते हैं।